हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी फॉर में। आज हम हिंदी ग्रामर में समास पढ़ने वाले हैं, यानी समास टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे से समास को समझेंगे कि समास होता क्या है, इसके कौन कौन से भेद होते हैं, और लास्ट में हम कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। तो अभी हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण का जो ये सीरीज चल रहा है, ये सुपर टेट और यूपी टेट वाले बच्चों के लिए है। लेकिन जो भी बच्चे किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये जो हिंदी ग्रामर का सीरीज़ है, वो सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल है। अगर आप किसी स्कूल लेवल के स्टूडेंट हो और आपके सिलेबस में हिंदी ग्रामर समास है या हिंदी ग्रामर है, तो ये पूरी सीरीज़, ये पूरी टॉपिक आपके लिए भी है। तो आपको यहाँ से अच्छी चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर भी हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या है समास और क्या है इसके भेद, और बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक का यूज़ करके हम समास को समझेंगे। इसके बाद आपको समास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको करोगे और आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समास क्या होता है? सबसे पहले समास समास होता क्या है? समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, ठीक है। इतना तो हमने पढ़ा कि समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, यानी किसी भी चीज को छोटे रूप में लिखना, है ना। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? समास की जरूरत क्यों पड़ी? समास को हम क्यों पढ़ते हैं समास को, है ना। या हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में समास को क्यों लाया गया? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये दो उदाहरण दिख रहे होंगे। हाथ के लिए कड़ी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में छोटे रूप में हथकड़ी कहते हैं। दूसरा है नील और कमल, जिसको हम नील कमल बोलते हैं। अब जब आप वाक्य बनाओगे, वाक्य लिखोगे, तो लिखने टाइम आप दोनों में से किसको यूज करोगे? अगर आप कोई लाइन लिख रहे हो, सेंटेंस बना रहे हो या कोई वाक्य लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? दोनों में से किसको प्रेफर करोगे? क्या लिखना पसंद करोगे? हाथ के लिए कड़ी लिखोगे या हथकड़ी लिखोगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप हथकड़ी लिखोगे, क्योंकि हथकड़ी क्या है? हाथ के लिए कड़ी इतना ज्यादा लंबा लिखने से अच्छा है कि हम छोटा लिखें, और दोनों की तो मीनिंग सेम है ना। उसी तरह नील कमल लिखोगे कि नील और कमल दोनों लिखोगे, तो आप यही कहोगे ना कि मैम ये छोटा वाला ही लिखेंगे, क्योंकि छोटा वाले में टाइम भी कम लग रहा है और हमारा सेंटेंस ज्यादा लंबा भी नहीं होगा, ठीक है। तो नीलकमल और हथकड़ी लिखना ज्यादा अच्छा होगा, बजाय कि हाथ के लिए कड़ी लिखना और नीलकमल लिखना। तो यहीं से आपको समास का कॉन्सेप्ट आया, और समास का हम यूज करते हैं किसी भी वाक्य में और ग्रामर में, ठीक है। तो समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है। ये हो गया दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है और छोटा शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं ना। उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समझ में आया समास किसे कहते हैं? चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। समास की में कुछ दो इम्पॉर्टेंट शब्द होते हैं जिसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसमें दो टर्म को आपको समझना है समास को पढ़ने से पहले। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद, है ना। पूर्व पद और उत्तर पद। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको इन्हीं दोनों का खेल होता है सारे समास में, ठीक है। तो पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है, इन दोनों को आप समझ लोगे तो आपको समास समझने में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप देखो, समास रचना में दो पद होते हैं। पद मतलब होता है शब्द। पद का मतलब क्या होता है? शब्द। यानी दो पद होते हैं, यानी दो शब्द होते हैं। पहले पद को यानी पहले शब्द को, है ना, पूर्व पद कहते हैं, यानी पहले वाले को पूर्व कहते हैं और दूसरे वाले को उत्तर कहते हैं, यानी दूसरे वाले को। यानी समास रचना में कितने शब्द होते हैं, कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से नया शब्द बनता है जिसको हम समस्त पद कहते हैं। यानी आपको ये तीन चीजों पर ध्यान रखना है।
पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है और समस्त पद क्या होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, आपको एक शब्द दे देगा, मान लो कि आपको दे दिया पूजा घर, पूजा घर दे दिया और बोला कि इसमें पूर्व पद कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्व पद पहले वाले को कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि अच्छा इस बताओ पूजा घर में उत्तर पद कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर पद दूसरे वाले को कहते हैं। ये दूसरा वाला उत्तर हो गया, ये पहला वाला पूर्व हो गया। और अगर पूछा जाए कि बताइए कि पूजा घर में समस्त पद कौन है, तो समस्त पद किसको कहते हैं, इन दोनों को मिला के समस्त पद बोलते हैं, है ना। समझ में आया, एक बार और मैं बता दूं। यहाँ पर देखिए, पूजा घर में पूर्व पद क्या होता है, जो कि पहला होता है। पद मतलब क्या होता है, शब्द। पूजा आपका पहला हो गया, घर जो हो गया वो दूसरा हो गया, और जब दोनों को मिला देंगे तो आपका समस्त पद बनता है। ठीक है, तो समास की रचना में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, और जब दोनों को मिलाकर जब नया शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर उसी चीज को मैंने यहाँ पे समझाया है। समास पूजा घर, पूजा घर ये पूरा क्या है, पूरा समस्त पद हो गया, है ना। पूरा को मिला के दोनों जब जुड़ा हुआ है तो ये समस्त पद हो गया। अब समास का विग्रह करेंगे, उसको तोड़ेंगे। विग्रह करना मतलब तोड़ना। तो पूजा घर को तोड़ेंगे तो पूजा में टूटेगा और घर में टूटेगा, है ना। दोनों को अलग किया हमने। एक पूजा पहला हो गया, घर दूसरा हो गया। ये हो गया पूर्व पद, घर हो गया उत्तर पद। पूजा के लिए घर, अब पूजा के लिए घर तो आप यूज करोगे नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया, बड़ा सेंटेंस हो गया, बड़ा वाक्य हो गया, तो हम सीधे हम पूजा घर ही डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, है ना। राजपुत्र, राजपुत समस्त पद है, इसमें पूर्व पद राजा है और पुत्र जो है वो उत्तर पद है। अब राजपुत्र को हम अगर हम तोड़ेंगे तो राजा प्लस पुत्र में टूटेगा, और किसका मतलब होता है, राजा का पुत्र। राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। तो समास विग्रह करने पर आपको राजा प्लस पुत्र होगा, यानी राजा का पुत्र। राजा का पुत्र लिखने से अच्छा है कि हम राजपुत्र लिखें। समझ में आया, तो इस तरह से आपको समझना है। अब समास को है ना, इस कैसे टूटता है ना, विग्रह कैसे किया जाता है, उसके आधार पर आपको 6 मिलेंगे, 6 प्रकार के समास मिलेंगे। यानी समास के आपको 6 भेद पढ़ने हैं। कौन कौन से हम पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन आए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आप याद रखिएगा समास के कुल यानी 6 भेद होते हैं। कभी कभी आपको 4 भेद भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, क्योंकि देखिए द्वंद्व समाज, अव्ययभाव समाज, तत्पुरुष समाज, बहुब्रीहि समाज, कर्मधार समाज और द्विगु समाज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 4 समास होते हैं, और तत्पुरुष समास में आपको कर्मधार समास भी आ जाता है और द्विग समास भी आ जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको कभी कभी 4 भी मिल सकते हैं और आप कभी कभी 6 भी मिलते हैं। कुल होते हैं 6, लेकिन कभी आपको ऑप्शन में क्या देगा, या तो 6 देगा या तो 4 देगा, है ना, दोनों नहीं देगा। समझ में आया, तो समास के 6 भेद ही हम लोग जनरली पढ़ते हैं। द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधार समास और द्विग समास। अब एक एक करके ट्रिक के अनुसार हम किस तरह से समझेंगे कि कौन सा समास का कौन सा उदाहरण है। ठीक है, सबसे पहले द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। दोनों पद यानी 2 पद होता है ना, हर समास में 2 पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पदों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, पहले वाले को भी और दूसरे वाले को। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं। द्वंद्व समास में अक्सर आप देखोगे, मोस्टली आप देखोगे कि 2 पद होंगे और दोनों पद ही इक्वली, दोनों पद को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और दोनों पद एक दूसरे के विलोम होंगे, उल्टे होंगे। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, अक्सर होता है, लेकिन इस चीज को याद रखिएगा, हमेशा नहीं होता है। ट्रिक क्या है, इसका विग्रह करने पे आपको और मिलेगा, अथवा कर से आप विग्रह करोगे, या से करोगे, एवं और एवं होगा का प्रयोग किया जाता है। यानी आपका ट्रिक यहाँ पर ये है कि जब आप द्वंद्व समाज को आप तोड़ोगे, विग्रह करोगे, तो आप और में तोड़ोगे, अथवा में करोगे, या एवं में करोगे। अब देखिए कैसे या और अथवा में करेंगे मैम, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखो, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। राधा कृष्ण बोलने का मतलब है राधा और कृष्ण, तो और में टूटा ना, विग्रह करने पे और में टूटा। अन्न जल, अन्न जल, अन्न और जल,
अपना पराया, अपना या पराया आपको यहाँ पे विलोम दिख रहा होगा, है ना। तो कभी कभी आपको विलोम भी दिख सकता है ना, और कभी कभी विलोम नहीं भी दिख सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको मोस्टली विलोम शब्द ही दिखेंगे। विग्रह कैसे करेंगे द्वंद्व समाज में? राधा कृष्ण को राधा और कृष्ण, अन्न जल आ जाए अगर उसका विग्रह पूछे तो अन्न और जल होता है। अपना पराया, अपना या पराया होता है, ठीक है। या तो अपना अपने लोग होंगे या तो पराये होंगे, अपना और पराया नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना, अपना या पराया, अपना के साथ पराया लगाना है तो या आपको यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप द्वंद्व समाज में आपको दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, दोनों पद को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है और टूटते हैं और में, अथवा में, या में विग्रह करने पे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा द्वंद्व समाज। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बहुब्रीही समाज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समास, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी हम बहुब्रीही और कर्मधार समाज में कंफ्यूज कर जाते हैं। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, बहुब्रीही समास। यानी ना पूर्व पद प्रधान होगा ना उत्तर पद प्रधान होगा। लेकिन इससे पहले हमने द्वंद्व समाज पढ़ा। द्वंद्व समास में हमने क्या पढ़ा कि दोनों पद प्रधान होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो द्वंद्व होगा, किसमें दोनों नहीं होते हैं तो वो बहुब्रीही होता। जब दो पद मिलके तीसरे पद बनाते हैं, अब देखिए यहाँ पे बहुब्रीही समास को आप पढ़िए कि दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान हो जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और दो पद मिलाकर तीसरा पद बना लेते हैं जो कि प्रधान हो जाता है, वो होता है बहुब्रीही समास। अब इसका विग्रह करने पर आपको वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, ये सब आपको मिलेगा। अब विग्रह करके आप देखिए, है ना, आदि, वही कहते हैं बहुब्रीही समास। यानी दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद को प्रधान बना देते हैं और तीसरे कुछ अलग मीनिंग निकालते हैं। अब जैसे देखिए बहुब्रीही समाज में आपको मोस्टली भगवान के जो नाम होते हैं ना वो आ जाते हैं। जैसे देखिए लंबोदर, लंबोदर में लंबा है उदर जिसको यानी तीसरा पद बन गया गणेश। यानी लंबोदर किसे बोलते हैं, भगवान गणेश को बोलते हैं। तो लंबोदर का मतलब क्या होता है, लंबा है उदर जिसका। अब लंबा है उदर जिसका तो इतना तो हम लिखेंगे नहीं। मैंने यहाँ पे ट्रिक क्या बनाया कि उसमें आपको जिसका, जिसकी, वाला, है ना, ये सब आपको आप विग्रह करोगे ना तो आपको ये सब चीज़ मिलेंगे। आप उसको पूरा तो उस वर्ड को पूरा आप खोलोगे। जैसे लंबोदर को मैंने जब खोला, इस लंबोदर शब्द को जब मैंने खोला तो क्या खोला, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश, ये तीसरा पद बन गया और यही क्या हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया इसको और इसको प्रधानता दे दी गई, है ना। तो तीसरे पद की ओर, यानी लंबोदर हम किसको बोलते हैं, गणेश को बोलते हैं। उसी तरह दशानंद, दशानंद किसको बोलते हैं हम, रावण को बोलते हैं। दस है आनन जिसके, दस है सिर जिसके, आनन है जिसके, उसको हम क्या बोलते हैं, दशानंद। तो विग्रह करने दशानंद को आप विग्रह किए तो आपको क्या मिला, दस है आनंद जिसके। आपको जिसके मैंने बोला ना कि जब आप विग्रह करोगे तो जिसके, जिसकी, जिसका, वाला मिलेगा और मोस्टली आपको भगवान का चतुर्भुज, भगवान के शब्द मिलेंगे। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, चार भुजाओं वाला कौन होता है, भगवान विष्णु। तीसरा पद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा पद गणेश बना, यहाँ पे तीसरा पद रावण बना, तीसरा पद विष्णु बना। त्रिनेत्र किसको बोलते हैं, तीन नेत्र है जिसके, आया ना, जिसके, वाला, जिसकी आ रहा है ना, तो भगवान शिव। तो यहाँ पे तीसरा पद, ये सब तीसरे पद है। यानी हम इतना लंबा ना लिख के हम त्रिनेत्र लिखेंगे। त्रिनेत्र से आप सब समझ जाते हो कि किसके बारे में बात हो रही है, भगवान शिव के बारे में। चतुर्भुज का यानी भगवान विष्णु के, दशानंद यानी रावण के बारे में, लंबोदर यानी गणेश के बारे में। समझ में आया बहुब्रीही समाज। चलिए अब यहाँ पर देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो कौन है, शिव है ना। तो नीलकंठ जो है ना वो क्या है, कर्मधार समास में भी आता है और बहुब्रीही समास में भी। अभी हम कर्मधार समास आगे पढ़ेंगे। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव।
और पीतांबर पीले हैं वस्त्र जिसके, जो पीला वस्त्र धारण करता है ना, वो कौन होता है? कृष्ण होते हैं, है ना, तो या विष्णु होते हैं। तो पीतांबर क्या किसे बोलेंगे? पीतांबर को अगर आप पूरा खोलोगे तो पीला है वस्त्र जिसके यानी कृष्ण, और नीलकंठ नीला है कंठ जिसका यानी भगवान शिव। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों नीलकंठ जो हुआ और पीतांबर हो गया, ये कर्मधार समास में भी आता है और बहुब्रीहि समास में भी आता है। तो ऑप्शन में अगर नीलकंठ अगर क्वेश्चन में आ जाए ना कि नीलकंठ में कौन सा समास, तो आपको या तो कर्मधार ऑप्शन में देगा या तो बहुब्रीहि, दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेंगे, है ना। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि नीलकंठ और पीतांबर दोनों में कर्मधार भी होता है, बहुब्रीहि भी होता है ना। तो आपको याद रखिएगा दोनों में से एक ही ऑप्शन में आपको मिलेगा, है ना। चलिए, जब हम कर्मधार पढ़ेंगे ना तब इस एग्जाम्पल को एक बार और पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ तो आप समझ में आ गया कि बहुब्रीहि कैसे है, लेकिन कर्मधार में कैसे आता है वो हम जब कर्मधार पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव के समास में आपको पहले क्या लिखा रहा है? अव्यय लिख रहा है। अव्यय का मतलब यानी यहाँ पे जो पहला पद पूर्व पद होता है वही प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? जो किसी भी परिस्थिति में लिंग वचन, है ना, ये सब लगाने पे नहीं परिवर्तित होते हैं, वही तो होते हैं अव्यय। तो जिस समास का पूर्व पद, अब अव्ययभाव समास में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पद जो होता है वो प्रधान होता है, तो पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक है, अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? जिसका पूर्व पद यानी पहला पद यानी पहला शब्द प्रधान होता है और वह अव्यय होता है, और इसीलिए हम उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसका पहला पद अक्सर आपको उपसर्ग मिलेगा। उपसर्ग क्या होता है मैं आगे बताऊंगी। उपसर्ग क्या होता है? जैसे आ किसी भी शब्द के पहले, शब्द को बनाने से पहले आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, नीर, यथा, यथावत, ये सब क्या होता है? उपसर्ग होते हैं, शब्द से पहले जुड़ते हैं, किसी भी शब्द से पहले जुड़ के उसकी मीनिंग को चेंज करते हैं, है ना, उसके अर्थ को बदल देते हैं किसी भी शब्द। उपसर्ग आपको यहाँ पे छोटा सा मैं बता दूं कि उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो होते हैं उपसर्ग। अब उपसर्ग कैसे है? जैसे यहाँ पे यथासंभव, यथासंभव में यहाँ पे यथा जो है ये है उपसर्ग, है ना, और यथासंभव यथाशक्ति, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं यथाशक्ति, तो ये शक्ति है, शक्ति की अलग मीनिंग हो गई, लेकिन जब यथा जुड़ गई तो शक्ति के अनुसार होगी। दिन का अलग मीनिंग होगा, लेकिन प्रति क्या है? उपसर्ग है, और प्रति जब उपसर्ग लगेगा तो प्रतिदिन हो जाएगा, है ना, तो मीनिंग अलग हो जाती है। आ जन्म यानी आ जन्म का मतलब है जन्म से लेकर, तो जब ऐसे शब्द आ जाए यथाशक्ति, प्रतिदिन, आ जन्म, जिसके पहले उपसर्ग लगा हो और वो क्या हो या अव्यय लगा हो, तो वो होता है अव्ययभाव समास, है ना। तो आप जब 2-3 बार इसके एग्जाम्पल देखोगे, बहुत सारे उदाहरण देखोगे, तो आपको सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, जैसे घर घर आता है ना, अब यहाँ पे मैंने घर घर क्यों लिया? जब भी घर घर आए ना तो आपको घर घर का मतलब होता है प्रत्येक घर, इसमें भी क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। रातों रात, रात ही रात में, है ना, तो इसमें भी अव्ययभाव समास होता है। ये सब आप याद कर लीजिएगा। अनुकूल, अनु क्या है? अनु है आपका उपसर्ग, मन के अनुसार। भर क्या है? उपसर्ग है, तो भर पेट यानी पेट भरकर। बेशक, शक के बिना, है ना, तो बे क्या है? उपसर्ग है, और शक के बिना इसका मीनिंग चेंज हो गया है। शक और बेशक दोनों अलग चीज होती है। ठीक है, तो हमने अव्ययभाव समास भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। अब ये समास में 2 और टूटते हैं। तत्पुरुष समास, अब यहाँ तक 4 समास हो गए, क्योंकि मैं इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ कि बहुत बार आपको 4 समास के 4 भेद भी मिलेंगे। तो ये तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास का ही पार्ट माना जाता है कर्मधार को और द्विग समास को। अब सबसे पहले तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी उत्तर पद का मतलब क्या है? दूसरा पद, यानी दूसरा यहाँ पे पद यानी दूसरा शब्द जो है वो प्रधान होता है। दूसरा पद, दूसरा शब्द प्रधान होने वाला समास कौन सा है? तत्पुरुष समास। आपको ये सब चीजें याद रखनी होगी।
यहाँ यह कारक से जुड़ा समास होता है। अगर क्वेश्चन आए कि किस समास में कारक का प्रयोग किया जाता है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान, इस तरह का हम पढ़ते हैं ना कारक में, तो कारक से बना हुआ समास कौन सा है, तो तत्पुरुष समास है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। मोस्टली प्रथम पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, और ये चीज आपको कर्मधार में भी मिलेगा। ठीक है, कर्मधार आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले कैसे इसमें कारक चिन्हों का यूज किया जाता है, कारक से कैसे जुड़ा होता है तत्पुरुष समास। तो देखिए, सबसे पहले आपने तत्पुरुष समास के बारे में क्या बातें पढ़ी। इसका दूसरा पद उत्तर प्रधान होता है और पहला पद प्रधान नहीं होता है, अप्रधान होता है। अब जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ जिसको हम बोलते हैं धर्म ग्रंथ, तो यहाँ पे का जो है ये कारक चिन्ह से होता है। राजा का कुमार जिसको हम राजकुमार पढ़ते हैं, तो अगर क्वेश्चन आए धर्म ग्रंथ में कौन सा समास, तो अब इसको तोड़िएगा, धर्म ग्रंथ को हम पढ़ेंगे धर्म का ग्रंथ। राजकुमार में कौन सा समास, तो तत्पुरुष समास। कैसे, राजा का कुमार, का जो है वो क्या है, कारक चिन्ह है ना। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत है ना, तुलसी द्वारा कृत, द्वारा क्या होता है, यानी तुलसी द्वारा लिखी गई, कृत, तुलसी कृत को क्या बोलते हैं, तुलसी द्वारा कृत, यानी तुलसी द्वारा लिखी गई। तो द्वारा क्या होता है, द्वारा होता है आपका कारक चिन्ह है ना। तो इस तरह से हम समझते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या होता है। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने कितने भेद पढ़े हैं, कारक कितना होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8, 8 कारक होते हैं। 8 कारक के चिन्हों को हम कारक के चिन्हों को पढ़ते हैं। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, या तो कर्ण में से आएगा और के द्वारा आएगा। संप्रदान को के लिए हेतु निर्मित वास्तव, आपादान से, अब यहाँ पर से जो है वो अलगाव को दर्शाता है, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी वहां पे पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो वहां पे जहां भी आपको सेंटेंस में अलगाव दिख जाए वहां पे आपादान कारक होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, टूटने और जुड़ने की, ये टूटने और अलग होने की बात नहीं होती है। संबंध का, के, की, रा, री, ना, नी, ने, अधिकरण में भीतर, पर, ऊपर, संबोधन हे, हो, अरे, ए, अरे। तो अब इसमें इतने हम कारक पढ़ते हैं, टोटल 8। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता है, यानी कर्ता को आपको नहीं पढ़ना है, संबोधन को आपको नहीं पढ़ना, उसके अलावा कर्म से आपको स्टार्ट करना है, अधिकरण तक जाना है। तो उस तरह से जो तत्पुरुष समास होता है उसके कितने भेद माने जाते हैं, 6 भेद माने जाते हैं। कर्म तत्पुरुष हो जाता है, कर्ण तत्पुरुष हो जाता है, संप्रदान जहाँ पे ये सब चिन्हें आ जाती है ना, तो वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। अपदान जहाँ पे से अलगाव वाला हो तो अपदान अपदान तत्पुरुष समास हो जाता है। संबंध तत्पुरुष समास हो जाता है, और अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है। यानी आपको पहला और आखिरी वाला छोड़ देना है, यानी इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसमें, तत्पुरुष समास में। अब आपको फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दूं कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का यूज किया जाता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का प्रयोग में पहला कर्ता और आखिरी वाला संबोधन को छोड़कर बाकी 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद आपको इससे समझ में आएगा। अब जैसे देखिए, ग्रंथकार, ग्रंथ के कार में आपको कौन सा समास दिखेगा, ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथ को लिखने वाला को है यानी कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म कारक लगा है यहाँ पे, यानी कर्म तत्पुरुष समास है। ये कर्म कारक लग गया, यानी यहाँ पे अगर डिटेल में ये सबसे पहले अगर पूछे कि कौन सा समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में कौन सा समास, तो कर्म तत्पुरुष समास। कैसे है तन कर्म तत्पुरुष समास, यानी ग्रंथकार को हम अगर तोड़ेंगे तो ग्रंथ को लिखने वाला को आया है, को किस में आता है, कर्म में आता है, इसलिए कर्म तत्पुरुष समास। वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचित, के द्वारा रचित यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, कर्ण से के द्वारा, कर्ण में के द्वारा और से दोनों आता है, तो यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष समास हो गया। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए किसमें आता है, फिर से पढ़िए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान
के लिए, यानी यहाँ पे तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी आपादान, पथ से भ्रष्ट, आपादान में भी से लगता है, लेकिन से में क्या होता है? अलग होना, यानी पथ जो है उससे बच्चा क्या हुआ है? भ्रष्ट हो गया है, अलग हो गया है, तो यानी पथ से भ्रष्ट। राजसभा, राजा की सभा, संबंध में काके की रारेरी हमने पढ़ा था ना। जल समाधि, जल में समाधि, अधिकरण में पर हम पढ़ते हैं ना, तो में आ गया, यानी अधिकरण तत्पुरुष समास। इस तरह से हम पढ़ते हैं। आपको तत्पुरुष समास थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, 2-3 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो को आप 2 बार पढ़ेंगे ना तो आपको ये पूरा समास जो है, थोड़ा सा आपको दिक्कत आया होगा तत्पुरुष समास में, लेकिन आप जब पढ़ोगे ना, पढ़ते पढ़ते चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे कर्मधार समास। जो इतने देर से मैं कर्मधार कर्मधार कह रही हूँ, वो अब हम पढ़ते हैं ना। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अब देखिए उत्तर पद प्रधान का मतलब होता है कि दूसरा पद, तत्पुरुष में भी दूसरा था, कर्मधार में भी दूसरा पद प्रधान होता है, इसीलिए कर्मधार को हम तत्पुरुष समास का ही भाग मानते हैं। जिसमें लिंग वचन भी समान होते हैं। जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनना है उसे कर्मधार समास कहते हैं। अब कर्मधार समास में आप पूछा जाए किस समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का योग होता है और उससे मिलकर बना होता है, वो होता है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास का क्या ट्रिक है? विग्रह करिएगा तो है जो और के समान तथा रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर ट्रिक इसका क्या है जो का शब्द और के समान अगर आप तोड़ोगे ना तो हर शब्द में आपको या तो है जो मिलेगा, के समान मिलेगा, या रूपी शब्द आपको दिखेगा। अब जैसे देखिए चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, यानी यहाँ पर आपको कर्मधार समाज में आपको विशेषता दिखेगी, है ना। यानी यहाँ पे किसी की विशेषता, किसी की तारीफ की जाती है, वो सारे किस में आते हैं? कर्मधार समास में आते हैं। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पे के समान आ गया ना। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, है ना, दही में डूबा बड़ा, यहाँ भी विशेषण। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, गुरुदेव में क्या बोलेंगे? गुरु रूपी देव, यहाँ पर भी देव कैसे हैं? गुरु रूपी है ना। यहाँ पे विशेषता बताई जाती है, जहाँ पे विशेषण और विशेष्य मिले। विशेष्य क्या होता है? वो संज्ञा होता है जिसकी हम विशेषता बताते हैं, जिसकी विशेषता बताते हैं वो होता है विशेष्य, ठीक है ना। दही बड़ा, तो ये कर्मधार। अब हमने क्या पढ़ा था? के समान और है जो, है ना। तो हमने पिछले हमने पढ़ा था नीलकंठ, है ना। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने ये क्या पढ़ा था? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव, कर्मधार भी होगा और बहुब्रीहि। बहुब्रीहि तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों होगा, लेकिन कर्मधार क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, नीले कंठ के समान, है ना। और पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, है ना, पीला है वस्त्र जिसका, और पीले वस्त्र के समान पहनने वाले श्री कृष्ण, इसीलिए कर्मधार समास होता है। यानी यहाँ पे पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। नीला कंठ वाला, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए कर्मधार समास भी यहाँ होता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे कुछ और एग्जाम्पल किसका? कर्मधार का। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, यानी हमने ट्रिक पढ़ा था ना कि जहाँ भी आ जाए के समान और है जो, वहाँ पे कर्मधार समास। आपको विशेषता दिखेगी, किसी की विशेषता हम बताते हैं, और विशेषण विशेष का आपको वहाँ पे योग दिखेगा। नील गगन, नीला है जो आसमान, जिसको हम नील गगन कहते हैं, विशेषता बताई जाती है, ठीक है। अब आज का आखिरी समास वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ MCQ देखेंगे, ठीक है। द्विगु समास, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। अब इसको पहचानने की ट्रिक क्या कि आपको संख्या दिख जाएगी, नंबर दिख जाएगा, तो आपको क्या समझना है? ये द्विगु समास है। कभी कभी उत्तर पद में भी संख्या होता हुआ दिख जाता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है। अब संख्या किसको दर्शाएगी? समूह को, ग्रुप को दिखाएगी, है ना, समूह को दिखाएगी। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। या तो आपको समूह दिखेगा या तो समाहार दिखेगा, ये दोनों शब्द दिखेंगे। ये दोनों शब्द एक ही हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, या तो समूह दिख दे या तो समाहार दिख जाए, है ना। अब देखिए कैसे। द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, ठीक है। त्रिलोचन, त्रि मतलब क्या होता है? तीन, तीन
लोकों का समाहार, त्रिलोक, सॉरी त्रिलोक है ना, त्रिलोक, त्रि त्रि मतलब होता है तीन, लोक यानी तीन लोकों का समाहार। त्रिलोक क्या होता है? तीन लोक यानी तीन एरिया के बारे में बता रहा है, तो तीन लोकों, लोक को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? त्रिलोक बोलते हैं, या त्रि समूह नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम समाहार, यहाँ पे समूह ना यूज करके हम समाहार यूज करते हैं। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह, 100 अब्दों का समूह शताब्दी। सप्त ऋषि, सप्त का मतलब क्या होता है? सप्त का मतलब होता है सात, ती का मतलब होता है, यहाँ पे त्रि का मतलब भी तीन होता है, यहाँ पे ती का मतलब भी होता है तीन। तो तिरंगा, तीन रंगों का समूह त्रिरंगा। तो आपको इस तरह के नंबर वाले दिख जाए ना, तो आपको क्या टिक लगाना है? द्वीप समास। सप्त ऋषि, सात ऋषियों का समूह, जो आसमान में हमको दिखता है ना सप्त ऋषि, तो वो सात ऋषियों का समूह सप्त ऋषि होता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको नंबर दिख जाए वो कौन सा समास? द्विगु समास। अब यहाँ भी आपको एक चीज और देखनी है। ठीक है, चतुर्वेद, चार वेदों का समाहार, चार वेदों का समूह नहीं कहेंगे, चार वेदों का समाहार बोलेंगे। कहीं आपको समाहार यूज करना है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देखने होंगे, उदाहरण देखे होंगे कि कहाँ हम समाहार का यूज करेंगे, कहाँ हम समूह का यूज करेंगे। 9 ग्रह, यहाँ भी देखिए नंबर आ गया 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, दोपहर क्या होता है? दो मतलब दोपहर, दो पहरों का समूह, यानी सुबह और शाम के बीच का समय को हम क्या बोलते हैं? दोपहर, है ना। त्रिवेणी, तीन वेणियों का संबंध, त्रिवेणी यानी तीन वेणियों का संबंध, जहाँ पे तीन नदियाँ मिलती हैं। त्रिवेणी संगम कहाँ है? हमारी प्रयागराज में है। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पर आपको पहचानना है कि 1 से लेके 9 तक के नंबर आ जाए तो द्विगु समास, और 10, 20, 30, 40, 50 ये शब्द आ जाए तो द्विगु समास। लेकिन 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 अगर आपको 35 आ जाए, अगर आपको 11 आ जाए, तो वहां पे आपका द्वंद्व समास होता है, याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में दे दे कि 35 में कौन सा समास, तो आप फट से कहोगे कि मैम ने तो बताया था कि 35 जो होता है वो नंबर होता है, नंबर है यानी द्विगु समास नहीं। 35 को देखिए कैसे बना है, 30 धन दो चीजों से मिलकर 30 जोड़ 5 से मिलके क्या बना है? 35 बना है। तो 30 और 35 हम बोलेंगे तो क्या बनेगा? 35 बनेगा। 11 कैसे बना है? 10 धन 1, यानी 10 में 1 जोड़ेंगे, 10 और 1 क्या होगा? 11 होगा। तो जब इस तरह के दिख जाए तो आपको क्या बोलना है? ये है आपका द्वंद्व समास। लेकिन 1 से लेके 9 तक के नंबर मिले, या तो 10 मिले, 20 मिले। अगर आपसे पूछे, देखिए अगर आपसे पूछे कि 20 में कौन सा समास, तो आप क्या बोलोगे? 20 में द्विगु समास। 9, 8, 8 बार नंबर आ जाए, 8, 8 में कौन सा समास? तो द्वंद्व समास, है ना। 8 के साथ कुछ भी लग जाए, 8 राह चौरा, 8 राहों वाला, 4 राहों वाला, तो आपको द्वंद्व समास। लेकिन जहाँ आ जाए 35, 45 आ जाए, है ना, आपको 22 आ जाए, 22 में क्या जोड़ोगे? 20 में 2 जोड़ोगे, 20 और 2 जोड़ोगे तब ये 22 बनेगा। तो वहां पे आपको द्वंद्व समाज डालना है। द्वंद्व समाज में और लगता था ना विग्रह करने में, जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते थे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं करना है। वैसे बहुत क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन अगर आ गए तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ 6 प्रकार के समास पढ़े, है ना। अब हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे, और एमसीक्यू समास से रिलेटेड है। आपके यहाँ पर समास से रिलेटेड कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ठीक है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पे कौन सा समास होता है? दोनों पद अप्रधान, अप्रधान मतलब दोनों पद प्रधान नहीं होते। अप्रधान पर देखिएगा, दोनों पद प्रधान नहीं है, अ लगा हुआ है, यानी दोनों पद प्रधान नहीं है। मैंने क्या बताया था? वो है बहुब्रीहि समास। दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, और तीसरे पद को प्रधान बनाते हैं और तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था लंबोदर, लंबा है ओदर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देवासुर में कौन सा समास? देवासुर में कौन सा समास? देवासुर को विग्रह करके देखिए कैसे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। देवासुर में कौन सा समास? तो देवासुर को विग्रह कीजिए, देव और असुर, आप क्या बोलोगे? देव
और किसमें टूटेगा, देव में और असुर में, तो हो जाएगा देवासुर। तो जब और लगे या लगे तो वो कौन सा समास, द्वंद्व समास, जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं और या और एवं से टूटते हैं, है ना, द्वंद्व समास। और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं, देव और असुर, यानी भगवान और असुर, यानी क्या हो जाएगा, भगवान और असुर का मतलब क्या होगा, राक्षस, निशाचर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दीनानाथ में कौन सा समास, दीनानाथ में कौन सा समास, दीनानाथ में दीनों, दीनों के नाथ जो होते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, दीनानाथ तत्पुरुष समास, ठीक है ना। उसके बाद आप आइए, दीनों के नाथ यानी के लगाना, यहाँ पे कारक चिन्ह लग जाएगा, है ना। मुख दर्शन में कौन सा समास, मुख दर्शन में तत्पुरुष समास, है ना। मुख दर्शन में कौन सा समास, तत्पुरुष, मुख के समान, मुख के समान दर्शन, नहीं, मुख दर्शन में, तो मुख दर्शन में होगा मुख का दर्शन, मुख का दर्शन यानी तत्पुरुष समास। विग्रह करके तोड़िए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चौराहा, आपको मिल गया ना नंबर वाला, जहां नंबर वाला आ जाए, चौराहा यानी चौ का मतलब होता है 4, 1 से लेके 9 तक आ जाए तो वो क्या होता है, द्विगु समास होता है, यानी नंबर वाले कौन होते हैं, द्विगु समास होता है। चौराहा यानी 4 राहों का समूह, द्विगु समास, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। विशेषण और विशेष्य के योग से बना हुआ कौन सा समास, अभी मैंने बताया था ना, जिसमें विशेषण और विशेष आ जाए, जहां पे विशेषता बताई जाए, कर्मधार समास, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना, और या और एवं के चिन्ह से विग्रह होते हैं। तो देखिए, नेत्रहीन, नेत्र से हीन हो गया, ये तो नेत्र से हीन, ये तो आपका तत्पुरुष समास हो गया, कारक चिन्ह लग गया। रुपए पैसा, रुपया और पैसा, रुपए पैसा को हम कैसे पढ़ेंगे, रुपया और पैसा, और का प्रयोग कहाँ होता है, द्वंद्व समास में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, ये हो जाता है बहुब्रीहि समास। चौराहा में कौन सा समास 4 लगा है, द्विगु समास, जो नंबर वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पीतांबर में कौन सा समास, पीतांबर में पीला है अंबर जिसका, यथार्थ भगवान विष्णु, बहुब्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा पद बहुब्रीहि समास है, यानी कौन सा पद बहुब्रीहि समास है, तो आपको बताना है कौन सा शब्द, पद यानी शब्द होता है, कुमारी, गृहात, प्रतिदिन या आचार्य, जहाँ पे आपको पहले उपसर्ग लग जाए, यानी प्रति क्या है, उपसर्ग है, प्रतिदिन यानी हर दिन की बात हो रही है, यहाँ पे उपसर्ग लगा है, अव्यय लगा है, यानी ये अव्यय भाव समास हो गया। प्रतिदिन, प्रति, जहाँ भी प्रति वाले शब्द मिल जाए, यथा वाले मिल जाए, वहाँ पर कौन सा समास, अव्यय भाव समास। पाप पुण्य में कौन सा समास, पाप पुण्य एक दूसरे के विपरीत हैं, पाप और पुण्य हम बोलते हैं, तो यहाँ पर कौन सा समास, द्वंद्व समास, जहाँ पे देखिए द्वंद्व लिखने में भी द्वंद्व 2 बार आ रहा है, यानी पाप और पुण्य और से विग्रह हो रहा है, यानी द्वंद्व समास। तो ये थे कुल 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। एक एमसीक्यू की सीरीज आएगी जिसमें हम 25 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और अपने जितने भी फ्रेंड हैं जो भी यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके साथ आप शेयर कीजिए। आई होप आपको समास टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।